हेलो दोस्तों, द आर्ट टॉक में आपका वेलकम है। दोस्तों, वॉशिंगटन के जॉइंट बेस एंड्रूज पर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और उनकी पूरी टीम अपने ऑफिशियल प्लेन में बैठी हुई थी। रनवे पर प्लेन के इंजन स्टार्ट थे और टेक ऑफ की पूरी तैयारी थी। जाना कहाँ था? स्विट्जरलैंड के एक बहुत ही वीआईपी रिसोर्ट बर्गनस्टॉक में, जहां अमेरिका और ईरान के बीच महीनों की खतरनाक जंग को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक 14 पॉइंट पीस एग्रीमेंट साइन होना था, जिसे इस्लामाबाद MOU कहा जा रहा है। लेकिन वो प्लेन कभी उड़ ही नहीं पाया। जब वॉशिंगटन में प्लेन रनवे पर खड़ा था, ठीक उसी वक्त वहां से 5000 मील दूर मिडिल ईस्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे पीस एग्रीमेंट की धज्जियां उड़ा दी। इसराइल ने अचानक सऊदर्न लेबनान पर इतने भीषण एयर स्ट्राइक कर दिए कि इस शांति समझौते का जो पहला क्लॉज था वही टूट गया और कुछ ही घंटों में स्विट्जरलैंड की सरकार को यह मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। अब यह सिर्फ कोई फ्लाइट डिले होने जैसी छोटी बात नहीं है। यह इस बात का सबूत है कि दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर यानी अमेरिका वहां की रीजनल प्रॉक्सी वार के जाल में कितना बुरी तरह फंसा हुआ है। आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर स्विट्जरलैंड की ये बातचीत क्यों टूटी, ईरान और इजराइल के बीच वो कौन से ब्लड फ्यूड्स हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकते, और क्यों ये पूरा पीस डील सिर्फ एक दिखावा लग रहा है। दोस्तों, अगर सीधे शब्दों में समझें तो जेडी वेंस का प्लेन 3 बड़े रीजन की वजह से टेक ऑफ नहीं कर पाया। पहला रीजन है द लेबनान फ्लैश पॉइंट। इस्लामाबाद MOU पर साइन हुए अभी कुछ ही घंटे हुए थे कि इजरायली फाइटर जेट्स ने लेबनान पर बमबारी शुरू कर दी। अब पेच यहां फंसा कि इस एग्रीमेंट के पहले ही पॉइंट में लिखा था कि हर मोर्चे पर मिलिट्री ऑपरेशन तुरंत रुकेंगे, खासकर लेबनान में। ईरान ने इसे सीधे तौर पर धोखेबाजी माना। उन्होंने अपनी टीम की रवानगी रोक दी और साफ कह दिया कि जब तक इजराइल के हमले पूरी तरह बंद होने की गारंटी नहीं मिलती, ईरान का कोई भी डिप्लोमेट स्विट्जरलैंड नहीं जाएगा। दूसरा रीजन है काउंटर पार्ट का गायब होना। भाई, ताली दोनों हाथों से बजती है। बेंच के सामने जो ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बगैर गालिबाफ आने वाले थे, उन्होंने भी अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी, क्योंकि इस वक्त ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स में एक अलग ही गृहयुद्ध चल रहा है। वहां के हार्डलाइनर्स इस बात से नाराज हैं कि ईरान ने अमेरिका के सामने झुककर समझौता क्यों किया। ऐसे में गालिबाफ का स्विट्जरलैंड जाना उनके लिए पॉलिटिकल सुसाइड जैसा होता। और तीसरा रीजन जो खुद व्हाइट हाउस ने माना है कि लॉजिस्टिक्स और डिप्लोमेटिक फ्लूइडिटी। इस लेवल की सीक्रेट और हाई स्टेक्स डील्स में चीजें कभी भी सिंपल या प्रेडिक्टेबल नहीं होती। लास्ट मोमेंट तक अरेंजमेंट फाइनल ही नहीं हो पाए थे। हालांकि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी कह रहा है कि वो स्टैंड बाई पर है और इस 60 दिनों के नेगोशिएशन विंडो को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि अब इस डील का फ्यूचर पूरी तरह धुंधला हो चुका है। अब सवाल यह आता है कि क्या यह पीस डील सच में काम करेगी या हम सिर्फ एक डूबते हुए जहाज को देख रहे हैं। भले ही कागज पर यह 14 पॉइंट का एग्रीमेंट अभी भी एक्टिव है, लेकिन 3 ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट हैं जो किसी भी वक्त ब्लास्ट कर सकते हैं। पहला, रीजनल वायलेंस, जिसके बारे में हमने अभी बात की। जब तक लेबनान में बम गिर रहे हैं, ईरान टेबल पर बैठने को तैयार नहीं है। दूसरा, कोई अल्टरनेट टाइमलाइन नहीं है। व्हाइट हाउस या स्विस फॉरेन मिनिस्ट्री में से किसी भी ने यही नहीं बताया कि अगली मीटिंग कब होगी। बैकग्राउंड में बातें चल रही हैं, लेकिन कोई फिक्स डेट ना होने से यह एग्रीमेंट धीरे धीरे दम तोड़ रहा है। और तीसरा, अनसुलझे हार्डलाइन टर्म्स। असल में इस इस्लामाबाद MOU को जल्दबाजी में सिर्फ इसलिए साइन किया गया था कि ताकि तुरंत हो रही तबाही को रोका जा सके। जो सबसे विवादित मुद्दे थे उन्हें इस 60 दिनों के विंडो में टाल दिया गया था, जैसे ईरान के न्यूक्लियर इनरिचमेंट की फाइनल लिमिट क्या होगी, उनकी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों पर क्या पाबंदी लगेगी, और अमेरिका में जो ईरान के 24-25 बिलियन डॉलर फ्रीज हैं वो उसे कैसे मिलेंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बिना फेस टू फेस मीटिंग के इतने बड़े मुद्दों को 2 महीने के अंदर सुलझाना नामुमकिन है। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। वेस्टर्न मीडिया में कई लोग यह सोच रहे हैं कि ईरान ने अगर इस समझौते पर साइन कर दिए तो वो पुरानी बातें भूल चुका है या अमेरिका को माफ कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तेहरान के लिए अपनी जान बचाने के लिए एक टेम्परेरी सीज़फायर करना एक अलग बात है और दिल से माफ करना बिल्कुल अलग। इस जंग में ईरान को 2 ऐसे गहरे जख्म मिले हैं जिन्हें वहां की लीडरशिप कभी नहीं भूल सकती। पहला जख्म है अयतुल्ला अली खामनेई का मर्डर। इसी साल 28 फरवरी 2026 को एक अमेरिकी
इजरायली प्रिसीजन स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खamenei, उनकी फैमिली और टॉप एड्स मारे गए थे। इसके तुरंत बाद ईरान की होली बिल्डिंग्स पर लाल झंडा फहरा दिया गया था, जिसका मतलब होता है कयामत तक बदला। अब जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं मुज्तबा खamenei, जो कि अली खamenei के बेटे हैं, उन्होंने अपनी लीडरशिप का पहला रूल यही बनाया है कि वो अपने पिता की मौत का बदला लेकर रहेंगे। इस गुस्से की गहराई को आप इस बात से समझ सकते हैं कि अयतुल्ला अली खamenei को अभी तक दफनाया भी नहीं गया है। स्टेट मीडिया के मुताबिक उनका फ्यूनरल इस साल जुलाई 2026 तक के लिए टाल दिया गया है। यानी पूरे देश को जानबूझकर एक हाई अलर्ट, शोक और गुस्से की स्थिति में रखा गया है। और दूसरा जख्म है मिनाव स्कूल स्ट्राइक। जंग के पहले ही दिन एक अमेरिकी टॉम हॉक क्रूज मिसाइल सौदर्न ईरान के मिनाव शहर में मौजूद एक गर्ल्स प्राइमरी स्कूल पर जा गिरी। इस हादसे में 160 से ज़्यादा मासूम बच्चियां और टीचर्स मारे गए। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर बयान तो दिया, लेकिन इसे सिर्फ पुरानी इंटेलिजेंस की वजह से हुई एक गलती बताया और साफ कह दिया कि इसके लिए अमेरिकी मिलिट्री पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ईरान के लिए यह एक बहुत बड़ा दोहरा मापदंड है। उनकी लीडरशिप ने खुलेआम कहा है कि किसी भी लॉन्ग टर्म शांति के लिए अमेरिका को इस नरसंहार की लीगल अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी और अरबों का मुआवजा देना होगा। तो फिर सवाल उठता है, ईरान ने इस MOU पर साइन क्यों की? जवाब यह है, सिर्फ सर्वाइवल के लिए। इस जंग ने ईरान की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह तबाह कर दिया था। उन्हें तुरंत अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड को हटाना था और जो $300 बिलियन का इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन फंड ऑफर किया जा रहा है, उसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। ये शांति की चाहत नहीं, सिर्फ जिंदा रहने की मजबूरी थी। दोस्तों, इस पूरी सिचुएशन को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगा कि इस रीजन के देश इस लड़ाई को कैसे देखते हैं। ईरान और इजराइल दोनों की नज़र में यह सिर्फ हथियारों की जंग नहीं है, यह इच्छा शक्ति का मुकाबला है। वहां के लोकल लीडर्स और मीडिया इस बात को हवा दे रहे हैं कि इस खेल में इजराइल और ईरान ही असली मैन ऑफ द वर्ल्ड हैं। यानी वो मजबूत खिलाड़ी हैं जो अपने देश, अपने रेड लाइंस के लिए कोई भी बड़ा खतरा उठाने को तैयार हैं। दूसरी तरफ वो अमेरिका और उसके साथ खड़े बाकी देशों को सिर्फ एक हिचकिचाने वाला, बिजनेस माइंडेड और कमजोर प्लेयर की तरह देखते हैं जो सिर्फ बातें करना जानता है। इजराइल को देखिए, वो वॉशिंगटन के प्रेशर के सामने झुकने को तैयार नहीं है। जब जेडी वेंस ने उन्हें अमेरिकी मिलिट्री एड रोकने की धमकी दी, तब भी इजराइल ने साफ कह दिया कि वो किसी सुपर पावर के कहने पर अपनी सिक्योरिटी से समझौता नहीं करेंगे और उन्होंने लेबनान पर हमले जारी रखे। दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो अमेरिका की इस शांति की कोशिश को उसकी कमजोरी मान रहा है कि कैसे इतने प्रतिबंध झेलने के बाद भी ईरान एक सुपर पावर को बातचीत की टेबल पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। और इस बात की पुष्टि अभी कल ही यानी 18 जून 2026 को खुद ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयतुल्ला मुज्तबा खamenei ने की है। इस डील पर पहली बार अपना साइलेंस तोड़ते हुए उन्होंने देश के नाम एक बहुत ही कड़ा रिटर्न मैसेज जारी किया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि ईरान किसी मजबूरी या कमजोरी में या बातचीत नहीं कर रहा। खamenei ने लिखा है कि बुनियादी तौर पर इस MOU को साइन करने पर मेरा अलग नजरिया था, लेकिन प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियन और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के वादे और जिम्मेदारी लेने के बाद मैंने इसकी परमिशन दी थी। लेकिन यह बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए कि फ्यूचर में होने वाली फेस टू फेस बातचीत का मतलब यह कतई नहीं है कि हम दुश्मन के पॉइंट ऑफ द व्यू को एक्सेप्ट कर रहे हैं। खamenei का यह बयान सीधे तौर पर व्हाइट हाउस को एक वार्निंग है। ईरान इस MOU को सिर्फ अपने नुकसान की भरपाई का एक जरिया मान रहा है। वो इसके बदले लेबनान में अपने पार्टनर्स या अपनी रीजनल आइडेंटिटी को छोड़ने वाला नहीं है। इस बयान के तुरंत बाद ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने भी कह दिया है कि अगर अमेरिका ने शर्तों का उल्लंघन किया तो उसे करारा जवाब मिलेगा। अब सोचिए, जब दोनों तरफ ऐसे प्लेयर्स हों जो टोटल वॉर के लिए तैयार बैठे हों, तो वहाँ अमेरिका का यह शांति का प्लान एक सपने जैसे लगता है। दोस्तों, यहीं पर फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स के बीच एक बहुत बड़ा डिबेट छिड़ गया है कि ईरान की असली स्ट्रेटजी क्या है। एक तरफ कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान सिर्फ टाइम बाई कर रहा है, यानी वक्त खरीद रहा है ताकि वो दोबारा हमला कर सके। ईरान की पूरी साख उसकी मिलिट्री पावर पर टिकी है। इस जंग में उन्होंने अपनी 1/3 बैलिस्टिक मिसाइल खो दी हैं और उनकी नेवी भी काफ़ी डैमेज हुई है। इस 60 दिनों के शांति के बहाने वो खुद पर से इंटरनेशनल प्रेशर कम करना चाहते हैं।
ताकि अपने एयर डिफेंस को फिर से मजबूत कर सकें और अपने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सेंटर्स को सेफ रख सकें और जैसे ही सही मौका मिले अपने सुप्रीम लीडर की मौत का बदला ले सकें। दूसरी तरफ कुछ डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह सिर्फ वक्त काटना नहीं बल्कि ईरान के वजूद की लड़ाई है। अयतुल्लाह खमेनी की मौत के बाद जो नई लीडरशिप आई है वो काफ़ी प्रैक्टिकल सोच रही है। उन्हें पता है कि अगर ये जंग इसी तरह चलती रही तो ईरान का पूरी तरह अंत हो जाएगा। देश के अंदर वैसे ही भारी इकोनॉमिक क्राइसिस है और पब्लिक प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इसलिए वो इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन चाहे वो वक्त खरीद रहे हों या सच में थक चुके हों, एक बात तो साफ है, ईरान अपनी बची खुची पावर का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। लेबनान के मुद्दे पर स्विट्जरलैंड की मीटिंग को बॉयकॉट करके उन्होंने साफ मैसेज दे दिया है कि वो ऐसी किसी शांति को स्वीकार नहीं करेंगे जहां उनके हाथ बांध दिए जाएं और उनके दुश्मनों को खुली छूट मिले। दोस्तों, तो एंड में बात घूम फिरकर उसी प्रॉक्सी ट्रैप पर आ जाती है जिससे यह साफ होता है कि कोई भी सुपर पावर दुनिया को अपनी उंगलियों पर नहीं नचा सकती। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस 14 पॉइंट के एग्रीमेंट को अपनी एक बहुत बड़ी ग्लोबल जीत के रूप में दिखाना चाहता था, लेकिन इस पूरे खेल में उन्होंने इजराइल जैसे ग्राउंड प्लेयर्स को लूप में लिया ही नहीं और नतीजा आपके सामने है। एक कांच का महल था जो पहली ही स्ट्राइक में टूट गया। इजराइल ने साफ कह दिया है कि उन्होंने इस एमओयू पर साइन नहीं किए हैं, इसलिए वो इसके लिए बाउंडेड नहीं है। जब तक लेबनान, सीरिया और गाजा से ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं होते वो रुकने वाले नहीं हैं। अब मान लेते हैं अगर किसी तरह से 14 पॉइंट का एग्रीमेंट बच भी जाता है और आगे चलकर कोई ट्रीटी बन भी जाती है तो भी यह पूरा रीजन आने वाले कई सालों तक दुनिया का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना रहेगा, क्योंकि जो नफरत, जो पुरानी रंजिशें और जो खोई हुई जिंदगियों के सवाल हैं उन्हें कागज का एक टुकड़ा कभी रातों रात हल नहीं कर सकता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे ग्लोबल एनर्जी रूट्स हमेशा खतरे में रहेंगे। 60 दिनों का टाइमर टिक टिक कर रहा है। डिप्लोमेट्स अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं और दुनिया बस ये देख रही है कि इस बार पहले कौन झुकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका इस शांति समझौते को बचा पाएगा या ये जंग एक और बड़े विनाश की तरफ बढ़ रही है? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।